नाजरीन, हम आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाशारी बिजनेस पैलेस के एन सामने और हमारे सामने है लाशारी ओनर के बड़े बेटे अहमद लाशारी। और जिस हालत में ये मौजूद हैं वो आप सब देख सकते हैं। हमने तो आज तक सिर्फ सुना था कि लाशारी बिजनेस पैलेस में फीमेल वर्कर्स को हरासा किया जाता है। आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। रिपोर्टर धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहे थे और लाइव कवरेज कर रहे थे। जी तो मिस्टर अहमद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक ने माइक अहमद के सामने किया था। देखिए, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बेध्यानी में ये गिर गई और बेहोश हो गई। मैं इसीलिए इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज रास्ता दे दें और मिस क्रिएट मत करें। अहमद ने ना चाहते हुए भी उन्हें वजाहत दी थी। उसे अपनी नहीं बल्कि अपनी बाहों में मौजूद उस मासूम लड़की की फिक्र थी। वो जानता था कि लड़कियों की इज्जत किस कदर हसास होती है, मगर जो कुछ मीडिया वाले बता रहे थे, अहमद लाशारी को अपना गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो रहा था। उसकी कोशिश के बावजूद भी जब मीडिया वालों ने उसका रास्ता नहीं छोड़ा तो मजबूरन अहमद लाशारी को वो करना पड़ा था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने रामीन के चेहरे पर झुकते ओहो भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। रामीन जो ही मीटिंग हॉल में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठी, हारिस उसके कान के पास झुकता लोफराना अंदाज में बोला था। रामीन घबराकर इधर उधर देखने लगी थी, मगर शुक्र था कि उस वक्त मीटिंग हॉल में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रामीन को साथ ही अपनी गलती का अंदाजा हुआ था कि उसे यूं नहीं आना चाहिए था, कम से कम तब तक नहीं जब तक सब लोग आ नहीं जाते। वो उठकर जाने लगी थी। उसने सोचा था कि जब सब आ जाएंगे वो तभी आएगी। यूं तन्हाई में हारिस जैसे इंसान के पास बैठना उसके बस का काम नहीं था। वो जैसे ही उठी उसी दम हारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, कहाँ भागने लगी? जरा दो घड़ी मेरे पास भी बैठ जाओ, कम से कम अपने हुस्न का थोड़ा सा दीदार तो करने दो। हारिस ने खबासत से कहते सर पैर रामीन का जायजा लिया। रामीन को उसकी नजरें अपने वजूद का एक्सरा करते हुए महसूस हुई थी। छोड़ो मुझे जलील इंसान। रामीन अपना हाथ छुड़वाते हुए दबा दबा से चीखी थी, लेकिन हारिस ने और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर ना छोड़ूं तो? हारिस रामीन की हालत का मजा ले रहा था। इस रूम में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जल्द ही तुम्हारी असलियत सबके सामने होगी। रामीन ने हारिस को धमकाना चाहा। वो खुद को बहुत मजबूत जाहिर कर रही थी, मगर उसका दिल किसी सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कोई जल्द अज जल्द वहां आ जाए। हा हा हा, उसकी बात सुनते हारिस का फलक शगाफ कह कहा बुलंद हुआ। रामीन को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला। हाँ, अच्छी तरह जानती हूं। तुम एक इंतहाई नीच और घटिया शख्स हो, रामीन ने नफरत से कहा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर उसके साथ साथ तुम जिस कंपनी के मीटिंग हॉल में इस वक्त मेरे सामने खड़ी हो ना, मैं इस कंपनी के ओनर, इसके मालिक का बेटा हूं। छोटा और लाडला बेटा। मेरे लिए ये फुटेज डिलीट करवाना बाएं हाथ का खेल है। इसलिए माय डार्लिंग, तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि तुम कभी भी मेरी असलियत सबके सामने ला सकोगी। हारिस ने रामीन की तरफ झुकते हुए सर्द अंदाज में सरगोशी की थी। रामीन ने नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा था। उसे ये शख्स जहर से भी बुरा लगता था। उसकी मजबूरी थी कि वो इस शख्स को बर्दाश्त कर रही थी, वरना कब की इस कंपनी को लात मार कर जा चुकी होती। वो हारिस से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। हारिस ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया और फिर रामीन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा था। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, एक दिन तुम्हारी ये सारी अकड़ तोड़ दूंगा मैं, और तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरोगी। हारिस ने रामीन का चेहरा दबोचते सर्द लहजे में उसे धमकी दी थी। वो बुरी तरह से खांसने लगी थी। सिगरेट का धुआं शायद उसकी सांस की नाली में चला गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
उसी वक्त मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और बोर्ड मेंबर कमरे में दाखिल हुए। तब तक हारिस सिगरेट फेंकता हर तरफ परफ्यूम का छिड़काव कर चुका था। सभी खांसती हुई रामीन की तरफ मुतवज्जो हुए। मिस रामीन, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? अहमद लाशारी ने पानी का ग्लास उठाते रामीन की तरफ किया। रामीन ने पानी पिया, जिससे उसकी सांस बहाल हुई थी। हारिस भी फिक्रमंदी दिखाता उसके पास आ गया था। आप ठीक हैं मिस रामीन? सब कुछ ठीक है ना? अहमद लाशारी ने फिर से रामीन से सवाल पूछा। आई एम ओके मिस्टर अहमद, थैंक यू सो मच। रामीन ने ममनून नजरों से अहमद लाशारी की तरफ देखते हुए कहा। यू मोस्ट वेलकम, बट आपको अचानक क्या हो गया? बाहर से तो गालिबन आप ठीक आई थी, अहमद लाशारी ने पूछा, जिसके जवाब में रामीन ने हारिस की तरफ देखा था। हारिस एकदम गड़बड़ा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रामीन यूं इस मौके पर उसकी तरफ देखेगी। वो भाई, असल में इन्हें ना सफोकेशन हो गई थी, इसलिए तो मैंने पूरे हॉल में परफ्यूम स्प्रे किया है। अब जानते हैं, इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी यहाँ से। शायद स्वीपर ने ठीक से सफाई नहीं की। बड़ा काम चोर होता जा रहा है, इसकी खबर लेनी होगी। हारिस ने फौरन से बात बनाई। उसी वक्त लाशारी साहब खुद मीटिंग हॉल में दाखिल हुए। उन्हें देखकर सब लोगों ने अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली थी और मीटिंग शुरू की गई थी। इस पूरी मीटिंग के दौरान ही रामीन खुद पर हारिस की नजरों का अर्तकाज महसूस करती थी, मगर उसने नजर उठाकर खुद उसे देखने की जुर्रत नहीं की थी। रामीन आपी उठें, अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। रामीन गहरी नींद में थी जब नरमीन ने आकर उसे झंझोड़ते हुए जगाया था। रामीन एकदम उठ बैठी। क्या हुआ नमी? क्या हुआ अब्बू को? रामीन इतना कहते ही बिस्तर से निकली थी। मुझे नहीं पता आपी, मैं तो देखने गई थी कि अब्बू के रूम में पानी है या नहीं, मगर वो बेसुध पड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, नरमीन ने रोते हुए कहा था। रामीन बहुत डर गई थी। वो फौरन से रहमान साहब के कमरे की तरफ भागी थी, जहां वो वाकई बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। रामीन ने सबसे पहले उनकी धड़कन चेक की और उसके बाद नफ्स टटोली थी। नमी, मेरा फोन लाओ। रामीन ने मुड़ते नरमीन को मुखातिब किया, जो रोते हुए रहमान साहब को ही देख रही थी। रामीन की बात सुनते ही वो फौरन से जाकर उसका फोन ले आई थी। रामीन ने अस्पताल कॉल करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक वो रहमान साहब के सारे कागजात अपने पर्स में रख चुकी थी। नुसरत आंटी, आप प्लीज मेरे आने तक नमी के पास आ जाइए, या नमी को अपने पास रख लीजिए। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते उसने ऊपर वाले पोर्शन में रहने वाली दरमियानी उम्र की औरत को मुखातिब किया। वो 8 सालों से यहीं रह रही थी और रामीन के भरोसे की औरत थी। रामीन बच्चे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं नरमीन के साथ ही हूँ। तुम्हारे अंकल आते हैं तो मैं उनको भी तुम्हारे पास भेजती हूँ, नुसरत आंटी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। शुक्रिया, रामीन उनकी मशकूर हुई थी। रहमान साहब को एम्बुलेंस में लेटाने के बाद वो उनके सामने बैठ गई थी। जो ही एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ, उसका जब्त जवाब दे गया था। वो रहमान साहब के पैरों के पास आती, उनके पैरों पर सर रखे फूट फूट कर रो दी थी। रहमान साहब को इस हालत में देखकर वो टूट जाती थी। नरमीन के बाद ले देकर एक यही तो करीबी रिश्ता उसके पास रह गया था। उनको कुछ हो जाने का सोच कर ही रामीन की सांस रुकने लगती थी। रहमान साहब रामीन और नरमीन की मताए हयात थे, उनका सब कुछ थे। रामीन 15 साल की थी जब रहमान साहब की अहलिया सोहा बेगम इस दुनिया को छोड़कर अपने अब्दी सफर पर रवाना हो गई थी। नन्ही नरमीन उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। सोहा बेगम की वफात के बाद उन तीनों की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मगर फिर रहमान साहब ने ही हिम्मत और हौसले से काम लिया था। अब रामीन 23 साल की हो चुकी थी। रहमान साहब किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। लाइफ अच्छी खासी चल रही थी जब एक रोज उनकी जिंदगी में कयामत का रोज बनकर आया। अब्बू, आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते? आपके कब से ये खांसी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही? रामी ने कफ सिरप से चम्मच भरते रहमान साहब की तरफ बढ़ाई थी। बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, सर्दी हो गई है, अब खांसी तो लगेगी ही ना, रहमान साहब ने सिरप पीते हल्के फुल्के लहजे में कहा था।
पता नहीं अब्बू, आपको कब से ये खांसी है, मगर आप बस इन्हीं सिरप का सहारा लेकर टाल मटोल कर रही हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि जाकर चेकअप करवाएं, मगर आप हैं कि सुनने में नहीं आ रहे। क्या हो जाएगा जो अगर एक मर्तबा चेकअप करवा लेंगे तो? रामीन नरूठेपन से बोली थी। अरे बेटा, मामूली सी खांसी है बस। रहमान साहब ने अभी सिर्फ इतना ही कहा था कि उसी वक्त उन्हें फिर से खांसी का शदीद तरीन दौरा पड़ा था। वो खांसते खांसते बेहाल हो गए थे। रामीन मुसलसल उनकी कमर सहला रही थी ताकि उनकी खांसी रुक जाए। रहमान साहब ने थोड़ा दम लिया तो रामीन ने आगे आते पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह से लगाना चाहा था, मगर जो ही उसकी नजर रहमान साहब के चेहरे पर पड़ी वो साकित रह गई थी। अब्बू, ये सब उसके मुंह से टूटे हुए अल्फाज निकले। रहमान साहब ने हथेली अपने चेहरे के सामने की जो पूरी की पूरी खून में रंगी हुई थी। रहमान साहब के नाक और मुंह से खून बह रहा था। फिर रहमान साहब के ना करने के बावजूद रामीन उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। वहां जो खबर उन्हें सुनने को मिली वो इंतहाई जानलेवा थी। रहमान साहब को लंग्स कैंसर था, वो भी 3rd स्टेज पर। उनका एक साइड का फेफड़ा तकरीबन काम करना छोड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट बता दिया था, मगर बेड रेस्ट करते तो खाते कहां से? डॉक्टर की तंबी के बावजूद वो जॉब पर जाते रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जल्द ही उनका दूसरा फेफड़ा भी मुतासिर हो गया। वो खुद ही बिस्तर से जा लगे थे। रामीन और नरमीन के लिए ये सारी सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। उन्होंने रहमान साहब को हमेशा एक मजबूत और चाको चौबंद आदमी की सूरत में देखा था। अब उस आदमी को बिस्तर से लगे देखकर दोनों खुद को बहुत अकेला और कमजोर महसूस करने लगी थी। उनकी रोज बरोज गिरती सेहत रामीन को कोई और ही कहानी सुना रही थी। तभी उसने अपनी तालीम का इस्तेमाल करना चाहा। यूं तो घर के खर्चे के लिए उनके ऊपर वाले पोर्शन का किराया आता था, मगर फिर भी नरमीन की पढ़ाई का खर्च और रहमान साहब के इलाज का खर्च निकालने के लिए रामीन को घर से बाहर निकलना पड़ा था। रहमान साहब को मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुए थे। रामीन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम नौकरी नहीं करोगी, अभी मैं जिंदा हूं। रहमान साहब ने रामीन को डांटा, मगर उनका लहजा इंतहाई शिकस्ता था। अब्बू जी, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे, लेकिन वक्त की मसलहत फिलहाल इसी में है। यूं तो मैं चाहती थी कि किसी स्कूल में नौकरी करूं ताकि आधा दिन आप और नमी के लिए बचा सकूं, मगर प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह बहुत कम है और सरकारी जॉब के लिए सिफारिश चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी कंपनी में ट्राई कर लूं जहां आप काम करते थे। हो सकता है कोई चांस लग जाए। इसी बारे में आपसे मशवरा करना चाह रही थी। रामीन ने रहमान साहब का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा था। बेटा, लाशारी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी, रहमान साहब ने अपने बॉस का जिक्र करते हुए कहा। अगले ही रोज रामीन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी, जिसका नाम लाशारी बिजनेस पैलेस था। रामीन को कंपनी का यह मुनफरिद सा नाम पसंद आया था। जी मैम, किससे मिलना है आपको? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने पूछा। जी, मुझे लाशारी साहब से मिलना है, रामीन ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। आपकी अपॉइंटमेंट थी क्या? रिसेप्शनिस्ट ने फिर से सवाल किया। जी हाँ, रामीन ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा था। आई एम रियली सॉरी मैम, बट आज आप उनसे नहीं मिल सकती, उस लड़की ने कंप्यूटर पर कुछ चेक करते हुए कहा था। लेकिन क्यों? रामीन ने पूछा। वो मैम, दरअसल सर एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में रात में ही फॉरेन कंट्री चले गए थे। अब आपकी मुलाकात 3 दिन बाद ही हो सकती है, उसने पेशावराना अंदाज में बताया था, जिसे सुनकर रामीन का चेहरा कुछ उतर सा गया था। वो आज ही लाशारी साहब से मिलना चाहती थी, मगर अब उनकी गैर मौजूदगी में उसको अपना चांस जाता हुआ दिखाई दिया। मैम, आर यू ओके? अगर आप चाहें तो मैं आपको सर अहमद से मिलवा सकती हूँ, उस लड़की ने रामीन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे मुखातिब किया। सर अहमद? रामीन ने कहते नासमझी से उसकी तरफ देखा। जी मैम, वो सर के बड़े बेटे हैं, सर की गैर मौजूदगी में वही सारे काम संभालते हैं, लड़की ने तफसील बताई थी। रामीन ने सोचा चलो उसी से मिलकर देख लेती हूँ, हो सकता है कोई काम बन जाए।
یوں وہ اس لڑکی سے احمد کے کمرے کا پوچھتی اس طرف آئی تھی۔ نوک کرنے کے بعد اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی چیئر پر ایک 28 سالہ خوش شکل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جی مس رامین، کہیے، آپ کس سلسلے میں ڈیڈ سے ملنا چاہتی تھیں؟ احمد نے رامین کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سر، مجھے جاب چاہیے، رامین نے کہتے ساتھ فائل احمد لاشاری کی طرف بڑھائی تھی۔ اوہ، تو آپ رحمان صاحب کی بیٹی ہیں، کیسی ہے اب ان کی طبیعت؟ احمد لاشاری نے اس کی فائل ریڈ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بس علاج تو چل رہا ہے، لیکن کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ رامین کا لہجہ نم ہوا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مس رامین، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، احمد لاشاری نے اب کی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رامین کے چہرے پر پریشانی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا تو مس رامین، آپ کس پوسٹ کے لیے آئی ہیں؟ احمد لاشاری نے اسے افسردہ دیکھ کر بات بدلی۔ سر، مجھے اگر میرے بابا کی جگہ مینیجر کی جاب مل جائے تو؟ رامین نے کہتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ویل مس رامین، لیکن مینیجر کی پوسٹ بڑی پوسٹ ہوتی ہے، وہ تو یوں آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کی کوالیفیکیشن اس بارے میں نہیں ہے۔ البتہ آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب مل سکتی ہے، آپ کی تعلیم کے مطابق، کیونکہ آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے اکاؤنٹنٹ کی جاب بیسٹ ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ احمد لاشاری نے تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں اس کی رائے بھی جاننا چاہی تھی۔ سر، سیلری کیا ہوگی؟ رامی نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ آپ کی سیلری وہی ہوگی جو ہماری بیسک ہے، 45,000، احمد لاشاری نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے، رامی نے جھٹ سے کہا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اگر اس نے دیر کی تو کوئی اس کے ہاتھ سے یہ نوکری کھینچ کر لے جائے گا۔ ویلکم ٹو دا لاشاری بزنس پیلس، احمد لاشاری نے ذرا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، رامی نے اس کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ اچھا تو میں آپ کو آپ کا آفس دکھا دیتا ہوں، ویسے جوائن کب سے کر رہی ہیں آپ؟ احمد لاشاری نے پوچھا۔ سر، میں کل سے ہی جوائن کروں گی، رامی نے کہا تھا۔ ون مور تھنگ، آپ کو ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی سائن کرنا ہوگا، آپ 1 سال سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکتی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پلینٹی بھرنی ہوگی، احمد لاشاری نے کہتے ہوئے ایک کانٹریکٹ پیج نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ رامی نے اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ آپ ساتھ لے جائیے مس رامی، گھر پر ریلیکس ہو کر اس کو ریڈ کیجیے گا، فی الحال آ جائیں آپ کو آپ کا کیبن دکھا دوں۔ احمد لاشاری چیئر چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رامی نے بھی اپنے ڈاکومنٹس اٹھا کر فائل میں رکھے اور پھر احمد لاشاری کی تقلید میں اس کے دفتر سے باہر نکل آئی۔ یہ رہا آپ کا روم، میں آج ہی اس کو سیٹ کرا دوں گا، احمد لاشاری نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد رامین کمپنی سے باہر آ گئی تھی۔ وہ پرسکون تھی، اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ گو کہ رحمان صاحب کے علاج پر اسے دگنا خرچہ ہو رہا تھا، مگر کچھ نہ ہونے سے اتنا ہونا بھی بہتر تھا۔ اگلے ہی روز اس نے کمپنی جوائن کر لی تھی اور کانٹریکٹ بھی سائن کر کے احمد لاشاری کو دے دیا تھا۔ شروع کے چند دن تو بہت سکون سے گزرے، مگر پھر حارث کی کمپنی میں آمد ہوئی تھی۔ حارث لاشاری صاحب کا چھوٹا بیٹا تھا جو نہ جانے کس پر چلا گیا تھا۔ شکل و صورت سے تو کافی معصوم دکھائی دیتا تھا، مگر اصل میں اتنا ہی گھنا تھا۔ اس کی ذہنیت کس قدر گندی تھی، اس کا اندازہ صرف انہی لوگوں کو تھا جو لوگ اس کا شکار ہو چکے تھے۔ رامین اور اس کا ٹکراؤ پہلی مرتبہ حارث کے روم میں ہی ہوا تھا۔ رامین حسب معمول اپنا کام کر رہی تھی جب انٹر کام بجا۔ جی کہیے، رامین نے انٹر کام اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کون؟ حارث نے پوچھا تھا۔ رامین کی میٹھی آواز کانوں میں رس کھولتی اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں لاشاری بزنس پیلس کی طرف سے ان کی اکاؤنٹنٹ رامین رحمان بات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ رامین نے مصروف سے انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے لائن ڈراپ کر دی تھی۔ یہ ہماری اکاؤنٹنٹ لڑکی کب سے ہو گئی؟ حارث نے خود سے سوچا۔
तभी पियून उसकी कॉफी लेकर आ गया था। अरे इधर आओ, बात सुनो। वो बाहर निकलने ही वाला था जब कुछ सोचते हुए हारिस ने उसे आवाज देकर वापस बुलाया। जी साहब जी। वो फौरन से वापस आया था। मेरे बाद यहाँ कोई तब्दीली हुई है क्या? हारिस ने शैतानी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। पियून भी उसकी टाइप का आदमी था, इसीलिए फौरन समझ गया कि हारिस किस बारे में पूछ रहा था। जी साहब, वो अपने मैनेजर थे ना, रहमान साहब, उनकी बेटी आई थी नौकरी के लिए। अहमद साहब ने उन्हें अकाउंटेंट की नौकरी दी है। पियून ने उसे पूरी तफसील बताई थी। अच्छा, तो ये बात है। तुमने देखा है उसे? वैसे दिखने में कैसी नजर आती है? हारिस ने अपनी बियर्ड खुजाते हुए कहा था। बुरी आफत चीज है जनाब, आप देखेंगे ना तो दिल हार बैठेंगे। पियून ने भी खबासत से हंसते हुए कहा। वो भी पिछले कई दिन से रामीन को देख देख कर अपनी आंखें ठंडी कर रहा था। चलो देख लेते हैं हम भी इस आफत को, जरा भेजो तो सही। हारिस ने कहते हुए पियून को आंख मारी थी। जी जनाब, जरूर, अभी भेजता हूँ। वो इतना कहकर बाहर चला गया। वो वहां से सीधा रामीन के कमरे में आया था और उसे कहा कि हारिस साहब कह रहे हैं इस पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड लेकर उनके कमरे में आए। अब ये हारिस साहब कौन बुला रहे हैं? रामीन ने खुद से कहते डाटा निकाला और फिर हारिस के कमरे की तरफ आई थी। यस, कम इन। उसने दस्तक दी तो अंदर से हारिस की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। सर, ये रिकॉर्ड फाइल आपने मंगवाई थी, रामीन ने फाइल उसके सामने रखते हुए कहा। मगर हारिस तो रामीन की खूबसूरती में ही खो गया था। उसने इससे पहले कई खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर जो बात रामीन में थी शायद वो बाकी लड़कियों में नहीं थी। वो यकटक उसे देखे गया। रामीन को उसके यूं देखने पर कोफ्त हुई थी। सर, मैं जाऊं? रामीन ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा। नहीं नहीं, बैठिए प्लीज। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हारिस ने लोफराना अंदाज में कहा था। क्या मतलब सर? रामीन को गुस्सा आया। मेरा मतलब है कि आप चली जाएंगी तो मुझे फाइल का कौन बताएगा कि तफसीलात क्या हैं? हारिस ने बात संभालते हुए कहा था। उसे उसी पल अंदाजा हो गया था कि रामीन आसानी से पट जाने वाली लड़की नहीं है। उसे रामीन के मामले में सब्र से काम लेना था। बट सर, सारी डिटेल्स फाइल में मेंशन है, रामीन ने कहा। आई नो मिस रामीन, बट ये आपकी ड्यूटी है। जब तक मैं फाइल रीड नहीं कर लेता आप यहीं पर बैठी रहेंगी। हारिस ने उसे कहते फाइल उठा ली थी। काफी वक्त गुजर गया था, मगर अभी तक हारिस ने फाइल मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। इतना कुछ तो नहीं था उसमें जो इतनी देर लगा दी। क्या पता कुछ पढ़ना भी आता है या नहीं। रामीन ये सब कुछ सिर्फ दिल में ही सोच सकी थी। उसे यहाँ बैठे बैठे सख्त खौफ हो रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे हारिस फाइल से ज्यादा उस पर नजर रखे हुए है। रामीन ने बीच में 2 मरतबा जाने की इजाजत चाही, मगर हारिस ने हर मरतबा उसे रोक दिया। रामीन सख्त तंग हुई थी। ठक ठक ठक, डोर पर दस्तक हुई थी। यस, कम इन, हारिस ने गुस्से भरे अंदाज में कहा था। उसे इस वक्त किसी का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिस रामीन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि आपकी जॉब किस कदर हसास है, और आप पूरे 45 मिनट से अपनी टेबल से गायब हैं। अहमद लाशारी ने अंदर दाखिल होते साथ ही रामीन से कहा। सॉरी सर, मुझे सर हारिस ने रिकॉर्ड फाइल लाने को कहा था, रामीन ने कहा। हाँ, तो आप फाइल किसी के हाथ भिजवा सकती थी या फिर देकर वापस भी जा सकती थी। यहाँ बैठे रहने का मकसद क्या है? अहमद लाशारी ना जाने क्यों गुस्से में था। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, रामीन कहते हुए बाहर चली गई थी। उसे अहमद की डांट बुरी नहीं लगी थी, बल्कि उसने तो शुक्र अदा किया था कि उसकी जान छूट गई। वो रूम में आती अपने काम में मसरूफ हो गई थी। हारिस वाली बात उसके जहन से निकल चुकी थी, मगर हारिस हमेशा ही उसकी ताक में लगा रहता। कुछ दिन मजीद गुजरे तो हारिस ने उसकी तरफ दोस्ती का पैगाम बढ़ा दिया। उस रोज रामीन को निकलते हुए काफी देर हो गई थी। उसकी बस निकल चुकी थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि जब उसके बिल्कुल पास सफेद प्राडो के टायर चरचराए। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ
तो हारिस का मुस्कुराता चेहरा बरामद हुआ था। आइए मिस रामीन, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? हारिस ने मुस्कुराते हुए ऑफर की थी। नहीं सर, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, रामीन ने इनकार किया था। मिस रामीन, यहाँ आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, यूं रोड पर खड़े रहना मुनासिब नहीं है, चलिए आइए, हारिस ने कहते साथ नीचे उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा रामीन के लिए खोल दिया था। मजबूरन रामीन को बैठना पड़ा। हारिस पूरा रास्ता रामीन से कोई ना कोई बात पूछता रहा, जिसका रामीन को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ा था। आखिर को उसका एहसान जो ले बैठी थी, उसका घर आया तो रामीन ने सुख का सांस लिया। वो उसका शुक्रिया अदा करती घर में दाखिल हो गई। हारिस उसके जाने के बाद भी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका अंदर जाने का इरादा था, मगर जब रामी ने ही दावत नहीं दी तो कुछ सोचते हारिस ने थोड़ी देर बाद गाड़ी वापस मोड़ ली थी। वक्त गुजरने लगा और फिर हारिस यूं ही उस पर छोटे मोटे एहसान करने लगा। वो बिना कहे रामीन की मदद कर देता था। अक्सर औकात उसे घर भी ड्रॉप करने लगा था। रामीन, जिसके दिल में पहले हारिस का कुछ और खाका बना था, अब वो यकसर बदल चुका था। और यही बात तो हारिस चाहता था। ये उसी का बिछाया हुआ जाल था जिसमें रामीन बासानी फंस गई थी। वो अक्सर रामीन के साथ रहमान साहब का चेकअप करवाने अस्पताल भी जाता रहता। उसने रामीन को पूरी तरह शीशे में उतार लिया था। बस अब उसे इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ मौके का। वो किसी अच्छे मौके की तलाश में था कि जब वो रामीन को अपना असली चेहरा दिखाता, मगर अभी तक उसे कोई मौका नहीं मिला था। वो और रामीन अक्सर साथ रहने लगे थे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हारिस ने रामीन से सवाल किया। आप जानते हैं सर, एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, रामीन ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं मानता हूं इस बात को, तो क्या फिर तुम इसके अलावा मेरी कुछ बन सकती हो? हारिस ने पूछा। और क्या सर? रामीन ने नासमझी से पूछा। और मतलब लाइक गर्लफ्रेंड, हारिस ने कमीनगी से कहा था। आपका दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। रामीन को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। आई नो मेरी जान कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो, मगर मेरा यकीन जानो कि कोई भी ऐसी नहीं होती, मगर हर कोई ऐसी बन जाती है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बस 2-4 महंगे महंगे तोहफे, मशहूर जगहों पर 3 से 4 रोमांटिक डेट्स और फिर सीधा होटल रूम की बुकिंग और फिर वहां गोल्डन नाइट। हारिस ने उसका हाथ पकड़ते हुए इंतहाई कमीने लहजे में कहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर रामीन के कानों से धुआं निकला था। वो एकदम गुस्से से लाल टमाटर हो गई। जस्ट शट अप मिस्टर हारिस, आप इस कदर घटिया हो सकते हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कुछ सोचने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाकर अहमद सर और लाशारी सर को सब कुछ बता देती हूँ, रामीन कहते साथ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। शौक से जाओ माय डार्लिंग, मगर इतनी बात जरूर याद रखना कि मैं उनका बेटा हूं, तुम नहीं। बगैर किसी सबूत के वो तुम पर कतई यकीन नहीं करेंगे। तुम किसी भूल में मत रहना। हारिस ने पीछे से रामीन को आवाज लगाई। उसकी बात सुनकर रामीन रुक गई थी। वो सही तो कह रहा था, हारिस उनका बेटा था। जाहिर सी बात थी उन्होंने अपने बेटे की बात को ही सच मानना था। रामीन चुप हो गई थी क्योंकि फिल वक्त उसके पास हारिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसने सोचा कि वो रिजाइन दे देगी। अगले रोज वो यही सोच कर ऑफिस आई थी, मगर हारिस उसी का मुंतजर था। आई नो कि तुम रिजाइन देने आई हो, मगर रिजाइन देने से पहले एक चीज अपने जहन में लाजमी रख लेना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। उस पर कुछ शराइत थी जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन लगता है तुम भूल गई हो। खैर कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं? मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दर्ज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शर्त मैं पढ़कर सुना देता हूं। हाँ, तो उसमें लिखा है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में ये गारंटी देती हूँ कि मैं 1 साल से पहले इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी। बिलफर्ज अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और अगर मैंने जुर्माना भी अदा ना किया तो कंपनी मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखती है।
और तुम्हारा जुर्माना? ठहरो, 1 सेकंड, लेट्स मी कैलकुलेट। हारिस ने इतना कहते मोबाइल पर कुछ कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। रामीन बेबसी से उस घटिया शख्स को देखती रह गई थी। ये रहा 2,07,000 रुपए। हारिस ने कहते साथ मोबाइल स्क्रीन रामीन की तरफ मोड़ी थी। रामीन बेबसी से स्क्रीन देखती अपने ऑफिस में आ गई थी। अगर उसके पास इतनी रकम होती तो उसे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? रामीन जितना वक्त ऑफिस में रही वो यही कोशिश करती रही थी कि उसका हारिस से सामना ना हो। शाम में सर दर्द के बायस वो जल्दी छुट्टी लेकर आ गई थी। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। रहमान साहब पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में एडमिट थे। रामीन ऑफिस से सीधा उनके पास जाती थी, मगर आज उसने सोचा कि पहले जाकर घर फ्रेश हो जाए। कई रातों से नींद पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से हारिस की टेंशन अलग सी थी। वो जैसे ही घर पहुंची उसी वक्त अस्पताल से कॉल आ गई। उसने दम तक नहीं लिया था। जी मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ, सब खैरियत तो है ना? रामीन ने दुखते सर को एक हाथ से दबाते हुए पूछा था, मगर आगे से जो खबर उसे सुनाई गई थी वो सुनकर रामीन के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। रहमान साहब का इंतकाल हो गया था। रामीन और नरमीन की तो जैसे दुनिया उलट चुकी थी। वो वक्त उन दोनों के लिए बेहद मुश्किल था, मगर खैर वक्त का काम था गुजरना, गुजर गया। किसी के चले जाने से पीछे रह जाने वालों की जिंदगी ना आज तक रुकी है और ना ही कभी रुकेगी। उन दोनों की जिंदगी में पहले जैसी रौनक तो ना रही थी, मगर वो मामूल पर आ गई थी। रामीन को जॉब करते अभी सिर्फ 7 महीने हुए थे। अभी मजीद 5 महीनों तक उसे ये मजबूरी नौकरी करनी ही थी। उसने 1 हफ्ते की छुट्टियां ली थी जो कि पूरी हो चुकी थी। आज उसकी हाजिरी थी। वो सवेरे उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी और साथ में नरमीन को भी कॉलेज के लिए उठा लिया था। आपी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी ना जाएं। नरमीन ने उदास लहजे में कहा था। नमी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। उठो और कॉलेज जाओ। 15 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। कल रात मुझे नोटिफिकेशन आया है। रामीन ने अपनी तैयारी करते साथ साथ उसे भी आगाह किया। नरमीन फिर भी टाल मटोल से काम लेना चाह रही थी, मगर रामीन ने उसकी एक ना सुनी। उसे कॉलेज भेजने के बाद वो ऑफिस आ गई थी। नरमीन की कॉलेज आने जाने के लिए वैन लगी हुई थी, जिसमें मोहल्ले की और भी लड़कियां आती जाती थीं। दफ्तर पहुंचने पर सभी रामीन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सबको ही रहमान साहब की मौत का बेहद अफसोस हुआ था। सभी ने आकर रामीन से ताज़ियत की थी। मिस रामीन, अगर आप चाहें तो आपकी लीव बढ़ा देता हूँ। जब आप इजी हो जाएं तब आ जाइएगा। अहमद लाशारी ने उसके पास आकर कहा। थैंक यू सर, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन नाउ, रामीन ने कहा। इट्स ओके, बट किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। रहमान साहब की इस कंपनी के लिए बहुत खिदमत हैं, अहमद लाशारी ने कहा और फिर चला गया था। रामीन उसकी पुश्त को देखती उसका मवाजना हारिस से कर बैठी थी। दोनों सगे भाई थे, मगर एक था कि जिसकी नज़रों में सिर्फ हविस थी और दूसरा जो एहतरामन रामीन के साथ अपनी नज़रें भी ना उठा पाता था। खुद लाशारी साहब भी बहुत अच्छे थे, मगर हारिस न जाने किस पर चला गया था। उसको जब भी मौका मिलता वो रामीन को हरासा करने की कोशिश करता। सिर्फ रामीन ही नहीं बल्कि ऑफिस में काम करने वाली दूसरी फीमेल वर्कर्स भी हारिस से पनाह मांगती थी। हारिस के गलीज इरादों से वो भी महफूज नहीं थी। रामीन को दफ्तर में काम करते 10 महीने हो गए थे। वो एक एक दिन गिनकर किसी सजा की तरह गुजार रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह पलक झपकते ही ये 2 महीने गुजर जाएं और उसकी इस सब से जान छूट जाए। उसे एहसास हो रहा था उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कितनी बड़ी गलती की है। उसे सबक हासिल हो गया था कि कभी भी अच्छी सैलरी के एवज कोई भी ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हारिस की शक्ल में कोई ना कोई मौजूद होता है। ये तो रामीन की किस्मत अच्छी थी कि रामीन की इज्जत अभी तक महफूज थी। कुछ वर्कर्स की मजबूरी का फायदा उठाकर हारिस उनसे अपना मतलब निकाल चुका था। रामीन की तबीयत
2-3 दिन से खराब थी, तो इस बाइस वो 2 रोज से घर पर ही थी। अगले रोज उसको अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस हुई तो वो ऑफिस चली आई, मगर आज पूरी कंपनी खाली थी। कंस्ट्रक्शन के कुछ लोग लगे हुए थे जो वहां काम कर रहे थे, बाकी सफाई वगैरह वाला और स्टाफ था। रामीन ने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि कंपनी में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए कंपनी की तरफ से 4 दिन की छुट्टियां हैं। चलो मैं ऑफिस से अपना पेंडिंग काम ले लेती हूँ, रामीन ने सोचा और अपने रूम की तरफ आई। अपने रूम की कीज उसके पास ही थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और अपनी फाइल्स देखने लगी थी। आप यहाँ? वो जो ही फाइल लेकर सीधी हुई, उसकी नजर सामने कुर्सी पर बैठे हारिस पर पड़ी थी जो उसे ही देख रहा था। हाँ मैं, क्यों तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? हारिस कहते उठकर उसके पास आने लगा। रामीन को अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। उसने तेजी से उसकी साइड से निकलकर जाना चाहा था, मगर हारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना ना डार्लिंग, ये गलती मत करना। मुझे तो कब से इस मौके का इंतजार था। इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है, इससे तो मैंने भरपूर फायदा उठाना है। हारिस ने मजाहमत करती रामीन को देखकर कहा था, जो उसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है, कोई बचाओ मुझे, मुझे जाने दो घटिया इंसान। रामीन चिल्लाने लगी। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अभी ऑफिस में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। हारिस गलीज इरादे लिए रामीन के जाने पड़ा था। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा ना करो। रामीन उसके सामने हाथ जोड़ते पीछे खिसकने लगी थी। हारिस ने रामीन को टेबल पर धक्का दिया और उस पर हावी हुआ था। रामीन मुसलसल अपने बचाव की कोशिश कर रही थी। हारिस ने रामीन का स्टॉलर निकालकर दूर फेंका और उस पर झुक गया। अभी वो मजीद कुछ करता जब किसी ने हारिस को पीछे से खींचा और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो कोई और नहीं बल्कि अहमद था, जो कुछ देर पहले यहाँ एक USB लेने आया था। मगर अंदर आते ही उसने रामीन के चिल्लाने की आवाज सुनी तो हैरान होते हुए रामीन के कमरे में आया, मगर सामने का मंजर देखते उसके तन बदन में आग लग गई। उसने हारिस को खींचते उसके मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ रसीद किए थे। मुमकिन था कि वो उसकी जान ले लेता, मगर हारिस भाग गया। अहमद नीचे गिरी हुई रामीन की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो शायद बेहोश हो चुकी थी। अहमद ने उसे सीधा किया। उसकी आस्तीन फट चुकी थी और बाजू पर नाखूनों के निशान थे। अहमद ने अपनी शर्ट उतारी और रामीन को पहना दी थी। उसे बाहों में उठाए वो बाहर निकला, मगर ना जाने कैसे वहां मीडिया वाले पहुंच गए थे। ये मेरी बीवी है, कोई गैर नहीं। मैं जब चाहूं जहां चाहूं इसके साथ जो दिल आए कर सकता हूं। आप होते कौन है मुझे पूछने वाले? अहमद लाशारी ने चिल्लाते हुए कहा था। उसकी बात सुनते सबको सांप सूंघ गया था। ऐसा कुछ नहीं है नाजरीन, अहमद लाशारी साहब अपनी गलत हरकत को छुपाने के लिए गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उस रिपोर्टर को शायद कुछ ज्यादा ही मिर्चें थी। मैंने ना ही कुछ गलत किया है और ना ही मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं। रामीन अहमद लाशारी मेरी वाइफ है, अहमद ने पूरा एतमाद लहजे में कहा था। हमें प्रूफ चाहिए, वही रिपोर्टर बोली। वेल, मैं अपनी वाइफ को गाड़ी में छोड़ आऊं, फिर आपको तमाम तर सबूत दिखाता हूं। इतना कहकर अहमद रामीन को लिए गाड़ी की तरफ गया। मीडिया वाले उसके पीछे पीछे थे। रामीन को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाते अहमद लाशारी आगे आया। डैशबोर्ड से उसने कुछ पेपर्स निकालकर मीडिया वालों के सामने किए थे। साथ ही अपने मोबाइल पर अपने और रामीन के निकाह की वीडियो भी चला दी, जिसमें अहमद लाशारी के माँ और बाप दोनों मौजूद थे। मीडिया वालों के मुंह बंद हो चुके थे। अहमद और रामीन का निकाह आज से 3 दिन पहले हो चुका था। हारिस की बढ़ती हुई कोशिशों से तंग आकर रामीन ने अहमद को सब कुछ बता दिया था। अहमद ने जब फुटेज निकलवाई तो सब कुछ सामने आ गया था, क्योंकि हारिस सिर्फ फुटेज डिलीट करवाने की बात करता था। उसने कोई भी फुटेज डिलीट नहीं करवाई थी। उसके सारे करतूत सबके सामने आ चुके थे।
अहमर और लाशारी साहब रामीन के सामने बहुत शर्मिंदा हुए थे। लाशारी साहब ने ही अहमर और रामीन का निकाह करवाया था और वो हारिस को भी सबक सिखाने का सोच चुके थे। रामीन की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। ऑफिस का मंजर याद करते ही वो खौफजदा हुई थी। उसको डरते देखकर अहमर एकदम उसके पास आया था। रामीन, रिलैक्स रहें, मैं आपके साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। अहमर ने उसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी थी। अहमर, वो हारिस, उसने मुझे, कहते हुए रामीन रो पड़ी थी। आप महफूज हैं रामीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है आपकी हिम्मत की वजह से। और भी बहुत सी लड़कियों ने उसके खिलाफ बयान दिए हैं। जितने उस पर मुकदमात हैं उसकी सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। शुक्र है कि खुदा ने आपको महफूज रखा। अहमर ने कहते साथ उसका चेहरा थामते उसकी पेशानी पर अपने पाकीज़ा बंधन की पहली मोहर जब्त की थी। रामीन ने शर्माते हुए उसी के सीने में सर छुपाया था। लाशारी साहब अंदर आए तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। कैसी तबीयत है अब आपकी बेटे? लाशारी साहब ने शफकत से रामीन के सर पर हाथ रखते पूछा था। मैं ठीक हूँ अंकल, रामीन ने कहा। अरे अंकल क्यों, आप तो मेरी बेटी हैं, तो आप भी अहमर की तरह मुझे डैड या बाबा ही कहें, ओके? लाशारी साहब ने कहा था। रामीन ने सरस बात में हिलाया। डैड क्या बना? अहमर लाशारी ने लाशारी साहब से पूछा। वो गालिबन हारिस के बारे में पूछ रहा था। क्या बनना है, सब कुछ तुम्हारे सामने है। उसके मोबाइल और लैपटॉप से ढेरों वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई हैं जिनसे वो लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। लाशारी साहब का लहजा इंतहाई शिकस्ता था। अब क्या होगा डैड? अहमर लाशारी ने पूछा। कुछ नहीं होगा, बस आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। लाशारी साहब ने दिल पर पत्थर रखते हुए ये अल्फाज कहे थे। लेकिन डैड, फिर भी हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आपको क्या लगता है लोग और मीडिया वाले इतनी जल्दी से इस मामले को भूल जाएंगे? अहमर के लहजे में फिक्र थी। जाहिर सी बात थी, सालों से कमाई गई इज्जत दांव पर लगी हुई थी। रिलैक्स रहो अहमर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा कभी था ही नहीं। मेरी ही गलती थी जो उसे कचरे के ढेर से उठाकर लाया, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहा, उसे मोहब्बत, इज्जत, शोहरत सब दी, मगर मैं भूल गया था कि उसकी पैदाइश कहाँ की थी। जाहिर सी बात है उसे ऐसा ही होना था। लाशारी साहब ने दुख भरे लहजे में कहा था। शायद उन्हें अपनी मोहब्बत का मान टूट जाने का दुख था। ये क्या कह रहे हैं आप डैड? कचरे का ढेर, पैदाइश, ये सब क्या है? अहमर ने पूछा। यही सब सच है अहमर, लाशारी साहब ने कहते एक गहरी सांस खारिज की और फिर माजी की यादों में खो गए। वो रात बहुत तूफानी थी। उस वक्त अहमर लाशारी सिर्फ 3 साल का था जब एक तकरीब से वापसी पर लाशारी साहब को इल्म हुआ कि हाईवे लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद कर दी गई है। उन्होंने कोई मुतबादिल रास्ता पूछा तो उन्हें साथ से ही गुजरती सड़क बताई गई जो आगे जाकर हाईवे से मिल जाती थी। वो तीनों लोग गाड़ी में बैठे वो सड़क पर रवाना हो गए थे। अभी वो कुछ आगे ही गए थे कि जब भी उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक ली और नीचे उतरकर देखने लगे। कुछ दूर कचरे के ढेर के पास उन्हें 1 साला बच्चा खड़ा रोते हुए नजर आया, जिसके जिस्म पर सिर्फ बुनियान और निकर ही थी। वो इस तूफानी बारिश में थर थर कांप रहा था। लाशारी साहब का दिल पसीज गया। वो उसे उठाकर ले आए थे। बाद अज़ां उसके माँ बाप ढूंढने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा किसी तवाइफ का नाजायज खून था। उस वक्त तक वो लाशारी साहब के दिल के इतना करीब हो चुका था कि उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया, मगर शायद वो ये बात भूल गए थे कि फर्जी प्यार मोहब्बत के रिश्तों से ज्यादा गर्दिश खून की होती है। जिस तरह का हारिस था, ये उसके खून का ही कमाल था। अहमर और रामीन ये सब सुनकर दम बखुद रह गए। रामीन को अब समझ आया था कि वो दोनों भाई एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ क्यों थे। अहमर लाशारी ने लाशारी साहब को हौसला दिया था। 2 दिन बाद कोर्ट में हारिस की पेशी थी।
رامین، آپ کورٹ جانا چاہیں گی یا نہیں؟ احمد لاشاری نے کمرے میں آتے رامین سے پوچھا تھا۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ رامین نے پوچھا۔ وہ حارث کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ جائیں گی تو اس کے خلاف گواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کئی اور لڑکیوں کو انصاف ملے گا، احمد لاشاری نے کہا۔ اسے حارث کے بارے میں بہت دکھ بھی تھا، کیونکہ حارث ہمیشہ سے ہی اس کا لاڈلا اور پیارا رہا تھا، مگر اب اس نے کئی بہنوں اور بیٹیوں کو انصاف دلوانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، رامین نے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں تیار ہو کر کورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ حارث کو تمام گواہوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں عمر قید کی سزا اور بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے اس کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، مگر جتنی زیادتی حارث نے کی تھی اس کے لیے یہ سزا بہت کم تھی، اسی لیے سب کے مشترکہ فیصلے سے اس کی سزا بدل کر عمر قید کی گئی تھی۔ رامین واپسی پر بہت پرسکون تھی۔ حارث نامی بلا اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے ٹل گئی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ہی انہیں خبر ملی کہ حارث سینٹرل جیل منتقل کرتے وقت راستے میں ہی بھاگ گیا تھا۔ اسے ہر طرف ڈھونڈا گیا تھا، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ نہ جانے اسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نگل گئی تھی۔ احمد لاشاری نے بھی اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کے چانسز تھے وہاں احمد نے پتہ کیا تھا، مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ لاشاری صاحب نے احمد کو اس کی تلاش کرنے سے منع کر دیا تھا، اور وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔